बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा CS 506 का लेक्चर नंबर 42 है, जिसमें हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज यानी EL को पढ़ेंगे। अब EL क्या है दोस्तों? एक्सप्रेशन लैंग्वेज जो है इसने वेब डिज़ाइनर की ज़िंदगी को बहुत ईजी बना दिया, क्योंकि ये आपके बहुत से काम ऑटोमेटिक तरीके से कर देती है, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब EL क्या है यानी एक्सप्रेशन लैंग्वेज क्या है? जावा सर्वर पेजेस स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी JSTL1 इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ द EL। यानी जो आप जावा सर्वर पेजेस यानी JSP का इस्तेमाल करते हैं जब आप, तो उसके अंदर जो आप स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी यानी जावा सर्वर टैग लाइब्रेरी का जो आप यूज़ करते हैं, उसके 1.0 का जो वर्ज़न आया था उसके अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था कंसेप्ट EL का यानी एक्सप्रेशन लैंग्वेज का, जो कि आपके बहुत से काम जैसे कि मैंने बताया कि ऑटोमेटिक कर देती है, बट इट वाज कंस्ट्रेंट्ड टू ओनली द JSTL टैग्स। यानी इनको करने के लिए आपको मस्ट JSTL टैग्स का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ता है। विद JSP2 यू कैन यूज़ द EL विद टेम्पलेट टेक्स्ट। यानी आप जो है 1.0 के वर्ज़न के अंदर आप JSTL टैग्स का इस्तेमाल मस्ट करते थे, लेकिन अब जो है जब का JSP2 आया हुआ है इसके अंदर आप EL विद टेम्पलेट टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इसकी हिस्ट्री थी। ये आपको MCQ में पूछ सकता है कि ये EL कब आया था? 1.0 के वर्ज़न में आया था। इसके साथ JSTL टैग की लाइब्रेरी यूज़ करनी ज़रूर पड़ती थी। उसके बाद JSP2 के वर्ज़न के अंदर EL विद टेम्पलेट टेक्स्ट भी आप यूज़ करते हैं। अब दोस्तों जब आप EL यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पे JSTL की टैग लाइब्रेरी यूज़ करना मस्ट होता है, यानी ऐड करना मस्ट होता है। अब ये कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको सिंपल सा बस बता देता हूँ कि ऐड कैसे करते हैं, बाकी आप सारा काम खुद कीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई कुछ करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी मोस्टली चीज़ें आप कंसेप्चुअल हैं, यानी आप जितने भी आपके लेक्चर हैं, ये लेक्चर 42, 43, 45, 44, 45 ये 4 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें आपके थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि MCQs और 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाने के बहुत से चांसेस हैं। ठीक है, इनमें प्रैक्टिकल थोड़ा है लेकिन कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, थ्योरी की चीज़ें ज़्यादा हैं। अब दोस्तों कैसे टैग लाइब्रेरी ऐड करते हैं? आपने जो भी जावा प्रोजेक्ट बनाया होगा उस जावा प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक फोल्डर मिलता है लाइब्रेरीज़ के नाम से, आपको पता है जैसे कि बखूबी। ये देखें, ये आपको लाइब्रेरीज़ के नाम से मिलता है ना ऑप्शन। आपने इस लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे देखो अभी कुछ भी ऐड नहीं है, JDK ऐड है सिर्फ। आपने इस लाइब्रेरी के ऊपर राइट क्लिक करना। जब भी आपने EL को यूज़ करना है या उसके जो आपने वो जो JSTL टैग की लाइब्रेरी यूज़ करनी है, तो आप कैसे यूज़ करोगे? उसके लिए आप ऐड लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा JSTL के नाम से एक ऑप्शन, ये मिल गया। ये देखो लिखा हुआ है JSTL 1.2.1। आपने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ऐड लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप ऐड लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें आपकी लाइब्रेरी ऐड हो गई है। आप चेक भी कर सकते हैं। आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करो और ये देखो JSTL 1.2. JSTL implement.jar और API.jar दोनों आपकी JSTL लाइब्रेरीज़ ऐड हो गई हैं। अब आप इजीली जो है JSTL के चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह आप ये लाइब्रेरी ऐड करना मस्त ज़रूर भूलिएगा ना, ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे इसका। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास। अब एक्सप्रेशन लैंग्वेज दोस्तों कैसे यूज़ की जाती है ये बता देता हूँ आपको। JSP यानी जावा सर्वर पेज बिफोर एंड आफ्टर EL, यानी कहता है कि मैं अब आपको बताऊंगा कि EL यानी एक्सप्रेशन लैंग्वेज के बगैर अगर JSP यूज़ करें वो कैसे लिखते हैं, और अगर EL के साथ यूज़ करें तो फिर कैसे करते हैं। दोस्तों EL के बगैर जो है बहुत मुश्किल है। मुश्किल कैसे मतलब थोड़ा लंबा काम रहता है। जैसे आप EL के बगैर अगर किसी, मैं आपको कहूँ कि एक क्लास है उसका आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उस ऑब्जेक्ट को आपने क्रिएट करके उसमें आपने एक नेक्स्ट जो आपको रिक्वेस्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट हासिल हो रहा है, उस एट्रीब्यूट को हासिल करके आपने इस पर्सन वाली क्लास के ऑब्जेक्ट में स्टोर भी करना है। तो आप कैसे करते हो? आप लिखते हो पर्सन, क्लास का नाम, आगे P उसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू, आगे एक टाइप कास्टिंग करने के लिए आप लिखते हो पर्सन राउंड उस क्लास का नाम राउंड जिसमें आपने टाइप कास्टिंग करनी है, जिसमें आपने कन्वर्जन करनी है। तो मैंने पर्सन में कन्वर्जन करनी है तो मैंने पर्सन लिख दिया। उसके बाद आप लिखते हैं एट्रीब्यूट हासिल करने के लिए हम लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट और अपने एट्रीब्यूट का नाम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपने इसी एट्रीब्यूट, ये जो P नाम का मेरी पर्सन क्लास का P नाम का ऑब्जेक्ट है, इसके अगर किसी मेथड को आपने कॉल करना हो या उसके किसी डाटा मेंबर की वैल्यू डिस्प्ले करनी हो तो आप उसको गेटर मेथड कॉल करते हो। तो उसके लिए आप लिखते हो एक्सप्रेशन टैग, जिसमें आप लिखते हो P उसका ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके अंदर मैंने कहा गेट नेम नाम का एक मेथड है, उसको कॉल करो ताकि मेरा नेम जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। लेकिन यही काम दोस्तों अगर आप जो है वो इस तरह से करो एक्सप्रेशन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, ये भी आपने एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज़ नहीं की। अब अगर आप एक्सप्रेशन लैंग्वेज को यूज़ करो तो देखो कितना इजी हो गया आपका काम। सिंपल देखो, डॉलर लिखते हैं,
जब भी एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज़ करनी है तो दोस्तों उसका सिंटैक्स ये होता है कि आप डॉलर लिखते हो, डॉलर के आगे कर्ली ब्रेसेस होती है और उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका एक्सप्रेशन होता है। अब दोस्तों जब आपने लिखा ना डॉलर पी डॉट नेम, तो इसका मतलब क्या आप कह रहे हो कि यानी मेरा जो पर्सन का नेम है ना पी डॉट नेम, उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। अब आप सोच रहे हो यार पी डॉट नेम करने से ना हमने उसको गेटर के मेथड को कॉल किया, ना हमने कोई टाइप कास्टिंग किया, तो ये कैसे डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों ये सारा काम खुद करता है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट भी खुद बनाएगा, आपकी टाइप कास्टिंग भी खुद करेगा, और उसके बाद स्क्रीन पे डिस्प्ले भी जस्ट आप डाटा मेंबर का नाम बताओगे तो ये उसको डिस्प्ले भी कर देगा। आप गेटर मेथड को भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर आपने इसमें कोई चीज़ टेस्ट करनी है तो उसके लिए हम दोस्तों लिखेंगे टेस्ट, ये टेस्ट का एट्रीब्यूट इक्वल टू, और अंदर जाकर टेस्ट करने के लिए हम लिखते हैं जैसे कि आपको मैंने बताया, ये तो फिक्स बात है ना, एक्सप्रेशन लैंग्वेज में डॉलर तो मस्ट लगता है, तो डॉलर आगे कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर आप अपनी लॉजिक बताओगे कि आपने क्या जो है टेस्ट करना। तो मैंने कहा पी डॉट एड्रेस, यानी मेरा जो पी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो एड्रेस नाम का एट्रीब्यूट है, मैंने कहा उसकी वैल्यू चेक करो क्या वो इक्वल है पैरम डॉट ऐड की। ये पैरम क्या है, पैरम बेसिकली यहाँ पे पैरामीटर को शो कर रहा है, यानी ये कह रहा है कि जो इस पेज के ऊपर आपको पैरामीटर मिला था ना, वो जो एट्रीब्यूट मिला था जो ऊपर वो गेट कर रहा था रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट के साथ, वो बेसिकली पैरम के अंदर आपको मिल जाता है। तो आप जब लिखते हो ना पैरम, तो पैरम का मतलब पता है कि जो मुझे यहाँ पे एट्रीब्यूट मिला ना पैरामीटर के अंदर जिसका नाम ऐड है, उसकी वैल्यू मुझे दे दो। तो ये क्या करेगा, ये आपको जो पैरामीटर मिल रहे हैं उन पैरामीटर्स के अंदर जो ऐड नाम का आपको पैरामीटर मिला ना, उसकी वैल्यू टेस्ट करेगा किसके साथ, पी डॉट एड्रेस की वैल्यू के साथ। अगर तो ये मैच कर गया तो ये पी डॉट नेम डिस्प्ले कर देगा। सिंपल इस तरह से करते हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरह, ये देखो एक्सप्रेशन लैंग्वेज कितनी ईजी है, कितने काम ऑटोमेटिक कर दिए हैं। अब नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है यहाँ पे आता है एक्सप्रेशन लैंग्वेज नगेट्स। अब नगेट्स आपने देखना है कि नगेट्स का मतलब होता है कि कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्रेशन लैंग्वेज में यूज़ की जा सकती हैं। तो सबसे पहले सिंटैक्स ऑफ एल, एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफायर्स, अरिथमेटिक, यानी वो कह रहा है कि हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इन चीज़ों को पढ़ेंगे एक्सप्रेशन लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले कहते हैं हम सिंटैक्स ऑफ एल पढ़ेंगे, हम एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफायर्स पढ़ेंगे, हम अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, हम ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन पढ़ेंगे, एक्सेस टू बीन, एरेज, लिस्ट एंड मैप्स, इन डिफरेंट चीज़ों को पढ़ेंगे, एक्सेस टू सेट ऑफ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आ जाता है जी, सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं ई एल सिंटैक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ई एल एक्सप्रेशन लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स क्या होता है, सिंपल डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर जो भी आपने वैलिड एक्सप्रेशन लिखना है, कोई चीज़ आपने डिस्प्ले करनी है, कोई चीज़ आपने हासिल करनी है, कोई आपने कुछ भी आपने टेस्ट करना है, वो सारे सारा आपका वैलिड एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर आता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। तो ये होता है जनाब कि आपका ई एल यानी एक्सप्रेशन लैंग्वेज का सिंटैक्स। तो ये मेन सिंटैक्स है इसका। इसी सिंटैक्स के अंदर यहाँ पे जहाँ भी इसने लिखा हुआ है ना वैलिड एक्सप्रेशन, यहाँ पे आप अपना कुछ भी एक्सप्रेशन लिखोगे, वो आपका कोई वेरिएबल भी हो सकता है, वो आपके ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, वो आपकी कंडीशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें वैलिड एक्सप्रेशन में क्या क्या आ सकता है, इसमें लिटरल्स आ सकते हैं, लिटरल्स कहते हैं डाटा टाइप्स को, इसमें ऑपरेटर्स आ सकते हैं, इसमें वेरिएबल्स आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आ सकता है, इसमें ये चीज़ें आ सकती हैं दोस्तों सारी की सारी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी ई एल लिटरल्स। ई एल लिटरल्स जैसे मैंने आपको बताया डाटा टाइप्स को कहते हैं। अब इसमें वही डाटा टाइप्स होते हैं जो कि जैसे आप जावा में पढ़ते आए हो, बूलियन, इंटीजर, फ्लॉट पॉइंटिंग, स्ट्रिंग एंड नल। तो अगर मान लो आपने बूलियन जो है इसमें लिखनी हो तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे डॉलर कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर ट्रू या फॉल्स, तो आपकी ये बूलियन वैल्यू होगी। उसके बाद मान लो आपने कोई ये देखो जैसे ये लिख के दिखा रहे हैं, ये जनाब इसका मेन एक्सप्रेशन क्या था भला, सिंटैक्स क्या था, डॉलर आगे कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर इसने लिखा फॉल्स। मतलब ये बेसिकली ये इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि ये स्क्रीन के ऊपर फॉल्स डिस्प्ले करेगा। उसके बाद ये क्या कर रहा है, बेसिकली डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर 8×3 मतलब 8 8 8 3 24, यानी ये 24 स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों एक्सप्रेशन लैंग्वेज हम इस तरह से यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी ई एल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर जैसे कि आपको आता है बहुत से ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, ग्रुपिंग ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अब यहाँ पे मान लो आपने ये जो 6×5 का मतलब ये है बेसिकली आप ग्रुप ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो, मतलब आप कह रहे हो कि पहले इसको सॉल्व करो, बाद में जो आंसर है उसको 5 से प्लस कर दो। तो बेसिकली 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब कहता है 30 को 5 से प्लस किया जवाब आया 35, यानी स्क्रीन पे 35 डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद ये आप क्या कर रहे हो, ये बेसिकली आप कंडीशन चेक कर रहे हो कि आप कह रहे हो कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर है मिन से, यानी मिन एक वेरिएबल है, आपने कहा कि अगर x की वैल्यू मिन से बड़ी हो या उसके इक्वल हो, एंड ये एंड क्या करता है, ये बेसिकली ये कहता है कि ये पहली कंडीशन भी अगर ट्रू होगी और दूसरी भी, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये चलेगा, ठीक है। और इसने कहा अगर x की वैल्यू लेस देन हो, छोटी हो, एंड इक्वल हो किसके मैक्स के, देन ये क्या कर देगा, ये आपको ट्रू प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे, ओके। उसके बाद ये एम्प्टी नेम के, अगर नेम एम्प्टी है तो फिर ये जो है वो ट्रू कर दे, अदरवाइज फॉल्स कर दे। तो
तो उसके बाद आ जाता है जी AL आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर दोस्तों क्या होते हैं? आइडेंटिफायर बेसिकली जो आपने GSP के अंदर डिफरेंट स्कोप नहीं थे पढ़े, पेज स्कोप होता है, रिक्वेस्ट स्कोप होता है, सेशन स्कोप होता है, एप्लीकेशन स्कोप होता है, वो सारे स्कोप यहाँ पे EL के अंदर आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। उसके बाद EL इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट्स। इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? अब यहाँ पे हम नीचे देख लेते हैं। इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट्स में आपका आता है जी JSP के अंदर आपके आता है पेज कॉन्टेक्स्ट। पेज कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? यानी एक पेज से दूसरे पेज पे जब आप मूव करते हो तो मूव करने के दौरान जो आपकी इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज होती है, इन्फॉर्मेशन जो चेंज होती है, जैसे आपकी रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन, रिस्पॉन्स की इन्फॉर्मेशन, आपकी सेशन की इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है पेज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम जो है वो हासिल करते हैं। उसके बाद स्कोप्स के अंदर कौन कौन से स्कोप आते हैं? पेज स्कोप होता है। पेज स्कोप का मतलब क्या होता है? यानी इसके अंदर जितनी भी नेम्स या वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी सिर्फ उसी पेज में हासिल कर सकते हो आप जिस पेज पे आप काम कर रहे हो। रिक्वेस्ट स्कोप क्या होता है? यानी वो रिक्वेस्ट जिस पेज पे जाएगी वो तमाम की तमाम जो है पेजेस के ऊपर आप उस रिक्वेस्ट को हासिल कर सकते हो। यानी रिक्वेस्ट स्कोप का मतलब होता है कि आप सिर्फ जिस पेज पे आपको रिक्वेस्ट आई है उस पेज के अंदर आप उस रिक्वेस्ट की सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। सेशन स्कोप का मतलब क्या होता है? सेशन स्कोप का मतलब होता है कि जिस पेज पर सेशन आपका इंप्लीमेंट हो रहा है उन तमाम पेजेस पर आप सेशन की चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन स्कोप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन के हर पेज पर इसकी तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। पैरम का मतलब क्या होता है? पैरम बेसिकली एक रिक्वेस्ट पैरामीटर है जिसमें आने वाली चीज़ों को आप जो है पैरम के साथ हासिल करते हो। उसके बाद पैरम वैल्यू क्या होती है? पैरम वैल्यू बेसिकली ये होती है कि पैरम वैल्यूज़ मतलब पैरम के अंदर यानी पैरामीटर के अंदर आने वाली वैल्यूज़ को हासिल करने के लिए आप पैरम वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद हेडर वैल्यूज़, कुकी, इनिट पैरामीटर, तो ये डिफरेंट इसके जो है वो पैरामीटर्स हैं, इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद एग्जांपल ऑफ यूजिंग इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट्स आर। कहता है अगर आपने कोई इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट्स EL के अंदर यूज़ करना तो आप कैसे यूज़ करते हो? कहता है आप सिंपल डॉलर के साइन लगाओगे, आगे वही तरीका कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर अपना एक्सप्रेशन यानी पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स आप कह रहे हो, यानी जो पेज कॉन्टेक्स्ट का जो रिस्पॉन्स है ना वो मुझे दे दो। उसके बाद आपने कहा पैरम डॉट नेम का मतलब क्या? जो आपको पैरामीटर हासिल हुआ ना, आपने कहा जो पैरामीटर मुझे हासिल हुआ है उसके अंदर जो यानी जो नेम नाम का मुझे पैरामीटर हासिल हुआ ना वो मुझे दे दो। ठीक है जी। तो उसके बाद आप कह रहे हो कुकी डॉट नेम डॉट वैल्यू, यानी आप कह रहे हो कुकी के अंदर जो नेम नाम का कुकी मैंने सेट किया हुआ ना उसकी मुझे वैल्यू दे दो। ठीक है। तो ये आपको नेम नाम जो भी नेम नाम कुकी के अंदर जो भी आपका एट्रीब्यूट जिसका नाम नेम है उसकी वैल्यू जो है आप वो आपको दे देगा। उसके बाद यहाँ पे इसने दो नंबर्स को जो है EL के थ्रू जो है ऐड करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले index.jsp में बेसिकली इसने क्या किया? इसने बेसिकली एक फॉर्म बनाया जिसमें ये पहला नंबर हासिल कर रहा है जिसमें उसने नेम दे दिया num1 और दूसरा इसने हासिल किया पैरामीटर जिसमें उसने नेम दे दिया, यानी ये एक नंबर हासिल किया जिसमें उसने नेम दे दिया num2। अब ये num1 num2 क्या है? हमारे पैरामीटर्स हैं। अब उसने फॉर्म को एक्शन दिया result.jsp पे, यानी ये result.jsp में हमें मूव कर देगा। अब दोस्तों result.jsp में सारे दोनों तरीके दिखाए हैं। अगर आप इसको सिंपल JSP के थ्रू करो तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले आप जो है गेट पैरामीटर के रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के थ्रू जो है num1 की वैल्यू हासिल करोगे, फिर num2 की। num1 को आपने नंबर 1 में स्टोर कर लिया, फिर नंबर 2 में। उसके बाद आपने नंबर 1 को जो है पहले इंटीजर में टाइप कास्ट किया, नंबर 2 को भी इंटीजर में टाइप कास्ट किया, फिर उन दोनों की वैल्यूज़ को स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन टैग के थ्रू जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। तो ये देखो कितना लंबा प्रोसेस था, देखो इतना लंबा प्रोसेस आपने किया है JSP के अंदर। लेकिन अगर यही काम आप EL यानी एक्सप्रेशन लैंग्वेज के थ्रू करो तो सिंपल एक लाइन आपको सिर्फ लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा? डॉलर और उसके अंदर जाकर आपने लिखा कर्ली ब्रेसेस के अंदर पैरम डॉट num1, यानी आप कह रहे हो जो num1 नाम का जो मुझे पैरामीटर हासिल हो रहा ना, वो जो आपने फॉर्म से जो num1 और num2 का पैरामीटर इसे सेंड किया ना, बेसिकली आप कह रहे हो पैरम डॉट num1, यानी आप कह रहे हो जो मुझे num1 नाम का जो पैरामीटर हासिल हुआ ना उसकी वैल्यू जो भी है वो ला के यहाँ पे डिस्प्ले कर दो। उसके बाद प्लस पैरम डॉट num2। तो ये पैरम डॉट num2 का मतलब है कि जो मुझे num2 नाम का जो पैरामीटर हासिल हुआ ना उसकी वैल्यू भी ला के यहाँ पे डिस्प्ले कर दो। ये बेसिकली क्या करेगा? जो भी आपको num1 का पैरामीटर हासिल हुआ है उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको और num2 के पैरामीटर की वैल्यू को दोनों को आपस में ऐड करेगा, ऐड करके स्क्रीन पे सिंपली डिस्प्ले कर देगा। तो देखो एक लाइन के साथ आपने सारा काम कर दिया जो कि आप इतनी लाइन लिख के कर रहे थे। तो यही दोस्तों फ़ायदा है कि JSP के अंदर हमें बहुत लंबा कोड करना पड़ता था, लेकिन जो हमारी EL है यानी एक्सप्रेशन लैंग्वेज है इसने हमारा ज़िंदगी बहुत ईजी बना दी है। यानी इसमें आप मल्टीपल काम तो वो खुद कर रहा है, देखो सारा काम खुद ही उसने गेट किया, खुद ही उसने टाइप कास्टिंग किया, खुद ही उसने प्लस किया, खुद ही उसने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया सिर्फ एक लाइन के साथ। ठीक है, सिर्फ हमने लिखा पैरम डॉट num1 एंड पैरम डॉट num2। ठीक है जी। तो ये होती है एक्सप्रेशन लैंग्वेज। उसके बाद EL आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? EL आइडेंटिफायर्स में दोस्तों 3 तरह के आइडेंटिफायर्स आते हैं। पहला आता है जी स्टोरिंग स्कोप्ड वेरिएबल। ठीक है जी। स्टोरिंग स्कोप वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली इसमें आप कोई भी वेरिएबल अगर आपने जो है स्टोर करना हो सेशन के अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर या रिस्पॉन्स के अंदर, तो तीनों को उसने बता दिया
कि अगर आपने कोई भी वेरिएबल सेशन के अंदर ऐड करना तो उसका तरीका ये होगा, ये उसका कोड है। उसके बाद उसने कहा कि अगर आपने कोई वेरिएबल रिक्वेस्ट के अंदर ऐड करना है तो उसका तरीका ये होगा। अगर आपने कोई जो है GSP के थ्रू करना है तो उसका तरीका ये होगा। उसके बाद दूसरा उसने क्या बताया जी, दूसरा उसने बताया जी रिट्रीविंग स्कोप वेरिएबल। पहला उसने क्या बताया, स्टोरिंग स्कोप्ड वेरिएबल, यानी अगर आपने कोई वेरिएबल स्टोर करना हो। अब उसने बताया दूसरा पॉइंट रिट्रीविंग स्कोप्ड वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें आप कोई भी जो वेरिएबल आपने स्टोर किया होता है पहले से, उसको आप रिट्रीव करते हो यानी हासिल करते हो। तो उसका तरीका क्या होता है, उसमें आप सिंपली क्या लिखते हो, $p.name, यानी आप कह रहे हो P जो है वो बेसिकली आपकी एक क्लास जो पर्सन इन्फो नाम की क्लास है आपकी, उसका ऑब्जेक्ट है। तो आपने कहा p.name, यानी आप कह रहे हो कि P जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो नेम नाम का एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। तो देखो कितना ईजी काम है, सारा कुछ ये खुद ही करेगा। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों डिफरेंट तरह के स्कोप उसने बताया। पेज स्कोप होता है, रिक्वेस्ट स्कोप होता है, सेशन स्कोप होता है और एप्लीकेशन स्कोप होता है। ठीक है जी, ये मैंने आपको ऊपर भी पढ़ा दी है। उसके बाद EL एक्सेसर्स क्या होते हैं दोस्तों, EL के अंदर दो तरह के एक्सेसर्स होते हैं, एक होता है डॉट ऑपरेटर और एक होता है ब्रैकेट ऑपरेटर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, EL एक्सेसर्स। ऊपर भी जो मैंने क्वेश्चन जितने भी आपको अभी तक पढ़ाया थ्योरेटिकल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ाए हैं जिनको हाईलाइट मैंने किया हुआ ना उनको अच्छे से कवर कीजिएगा। EL एक्सेसर्स दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक होता है डॉट ऑपरेटर, एक होता है डॉट ऑपरेटर, ये मैंने इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक होता है डॉट ऑपरेटर और एक होता है ब्रैकेट ऑपरेटर, नीचे आएगा ब्रैकेट ऑपरेटर, ये ब्रैकेट ऑपरेटर। अब डॉट ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है दोस्तों, डॉट ऑपरेटर यूज़ होता है आपके किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए। मान लो आप किसी क्लास के अंदर उसके किसी डाटा मेंबर को हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए हम डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल आपने सिंपल किसी वेरिएबल को हासिल करना हो तो उसके लिए हम डॉट ऑपरेटर का हासिल करते हैं। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है डॉलर जो है ये मेरे सिंटैक्स है EL का। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट उसके अंदर आपने लिखा पर्सन। पर्सन बेसिकली क्या है, पर्सन मेरी क्लास का नाम है, पर्सन मेरी क्लास का नाम है, ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, पर्सन मेरा ऑब्जेक्ट है। तो आपने कहा पर्सन डॉट नेम, यानी आप कह रहे हो पर्सन जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर जो नेम नाम का एट्रीब्यूट है ना उसकी वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। इस तरह आपने यहाँ पे कहा यूज़र डॉट एड्रेस डॉट सिटी, यानी आप कह रहे हो यूज़र जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो एड्रेस जो ऑब्जेक्ट है या उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो बेसिकली एक प्रॉपर्टी है सिटी नाम की, उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। समझ आई बात की? ओके, तो इस तरह से आप जो है वो डिस्प्ले कर सकते हो। अच्छा, ये ब्रैकेट किस लिए होता है? अच्छा, आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि डॉट जो है ये किसी एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करने के लिए हासिल होता है, डॉट ऑपरेटर। लेकिन जो ब्रैकेट ऑपरेटर है ये बेसिकली तब यूज होता है जब आपने पूरी की पूरी एक एरे हासिल करनी हो, पूरी की पूरी एरे हासिल करनी हो, पूरा का पूरा एक मैप हासिल करना हो, पूरे का पूरा एक एरे लिस्ट हासिल करनी हो, तो उसके लिए हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जैसे कि पता है ब्रैकेट हम कब लगाते हैं, जब हमने पूरी की पूरी एरे यूज़ करनी हो। तो डॉट हम सिंपल वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं और ये जो ब्रैकेट है ये हम पूरी की पूरी एरे लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे पूरी के पूरे एरे के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी रोबस्ट फीचर्स। तो EL के कुछ रोबस्ट फीचर्स हैं, जैसे दोस्तों मान लो आपने जो है एक EL के अंदर मल्टीपल EL डिस्प्ले करने हैं, तो आप कैसे कर सकते हो? उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप लिखो सिंटैक्स सेम वैसे ही डॉलर कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर मान लो आपने कोई सिंपल अपना मैसेज भी डिस्प्ले करना है तो पहले आप डबल कोट्स में जो भी मैसेज डिस्प्ले करना है वो डबल कोट्स के साथ मैसेज डिस्प्ले किया। उसके बाद जो भी आपने मल्टीपल वैल्यू डिस्प्ले करनी है, पहली वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए आप अगेन जो है यही सेम तरीका डॉलर यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, यानी आप कह रहे हो यूज़र जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डॉट जो फर्स्ट नेम है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दो। उसके बाद अगेन आपने कहा डॉलर यूज़र डॉट लास्ट नेम, यानी यूज़र जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो लास्ट नेम है वो उसकी वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दो। तो इस तरह दोस्तों आप एक एक्सप्रेशन लैंग्वेज यानी EL के एक सिंटैक्स के थ्रू आप उसके अंदर जाके मल्टीपल सिंटैक्स भी ऐड कर सकते हो, जिसमें आप मल्टीपल जो है चीज़ें विद स्टैटिक टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है जी, यूजिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज। अच्छा जी, अब आपने अगर मान लो कोई वैल्यू सेट करनी हो एक्सप्रेशन लैंग्वेज के थ्रू, आप कैसे करोगे? सिंपल, सेट प्रॉपर्टी ID बताओगे पहले, ID मतलब ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद वैल्यू इक्वल टू, और वैल्यू के तरह आप क्या बताओगे? जो भी आपने वैल्यू सेट करनी है। तो वैल्यू सेट करने के लिए सेम वही तरीका कि कौन सी वैल्यू सेट करनी है जी, डॉलर पैरम डॉट नेम, यानी आप कह रहे हो जो नेम नाम का मुझे पैरामीटर हासिल हुआ ना उसकी जो भी वैल्यू है वो बेसिकली इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जाके सेट कर दो। ठीक है जी, उसके बाद इसने एड्रेस बुक वाली केस स्टडी आ गई है जी। ये केस स्टडी के बाद हमारा कोड ख़त्म है। अब केस स्टडी दोस्तों आपको पता है लेक्चर नंबर 36 से लेकर लेक्चर नंबर 42 आ गया, लेकिन अभी तक केस स्टडी हर चैप्टर के लास्ट में सारे केस स्टडी करवा रहे हैं एड्रेस बुक वाली। तो यह नहीं कहने का मतलब ये है आपको इस केस स्टडी में से कोई एक पेज 5 नंबर का कोड आपको पेपर में आ सकता है। सो आपने एक ही दफ़ा बस एड्रेस बुक वाली केस स्टडी के मेन पॉइंट कवर कर लो,
जो भी आपको आता है, बाकी आपको टैग तो सारी याद हो गई है, JSP के टैग आपको याद हो गए हैं। आपको JSP के बाद उसके जो JSP के हमने जो दूसरे पढ़े थे टैग्स, वो क्या होते हैं, यूज़ जावा बीन के टैग पढ़े थे, वो भी आपको याद हो गए हैं। आपको एक्सप्रेशन लैंग्वेज वाले टैग यूज़ हो गए हैं, जो सॉरी आपको पता चल गया कि एक्सप्रेशन लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको टैग लाइब्रेरी यानी टैग हैंडलर के अंदर जो हम यूज़ करते हैं कि पहले हम बताते हैं उसका प्रीफिक्स, उसके बाद अपना पेज का नाम बताते हैं, तो वो भी आपको मैंने कवर करवा दिया। तो बेसिकली सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ ये है कि केस स्टडी एक ही है चीज़, केस स्टडी वाली वही है, एड्रेस बुक वाली, उसमें ऐड पर्सन सारा यानी डाटाबेस से कनेक्टिविटी सेम सारा वही तरीका है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि हर चैप्टर के अंदर जो जो सारी चीज़ें सिखाते हैं उसके साथ जो है वो केस स्टडी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है जी। तो आपने केस स्टडी को किसी एक केस स्टडी को अच्छे से पढ़ लेना और उसके अंदर डिफरेंट कंसेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना। आपने खुद ये जो एक्सप्रेशन लैंग्वेज आपने पढ़ी है या जावा बीन पढ़ा है, ये डिफरेंट इनके टैग्स को अच्छे से बस आपने पॉइंट आउट कर लेना है, इनको अच्छे से रेडी कर लेना। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।